धारा 156, जहां सार्वजनिक अधिकार के अस्तित्व से इनकार किया जाता है, वहां प्रक्रिया यह धारा उस विशेष प्रक्रिया का वर्णन करती है जब धारा 122 उपद्रव हटाने के तहत आदेश दिया गया हो और वह व्यक्ति जिसके खिलाफ आदेश है यह दावा करता है कि जिस सार्वजनिक मार्ग, नदी, नहर या स्थान पर उपद्रव है वहां कोई सार्वजनिक अधिकार, पब्लिक राइट है ही नहीं। एक, जहां धारा 162 के तहत किसी मार्ग, नदी, नहर या स्थान के उपयोग में जनता को होने वाली बाधा, उपद्रव या खतरे को रोकने के उद्देश्य से कोई आदेश दिया जाता है, वहां मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति के अपने समक्ष उपस्थित होने पर जिसके खिलाफ आदेश दिया गया था उससे प्रश्न करेगा कि क्या वह उस मार्ग, नदी, नहर या स्थान के संबंध में किसी सार्वजनिक अधिकार के अस्तित्व से इनकार करता है, और यदि वह ऐसा करता है तो मजिस्ट्रेट धारा 137 के तहत कार्यवाही करने से पहले मामले की जांच करेगा। सरल शब्दों में, अगर धारा 152 के तहत कोई आदेश दिया गया है जिसका उद्देश्य किसी सार्वजनिक रास्ते, नदी, नहर या जगह के इस्तेमाल में लोगों को होने वाली रुकावट, गंदगी या खतरे को रोकना है, और वह व्यक्ति जिसके खिलाफ आदेश है मजिस्ट्रेट के सामने आता है, तो मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति से पूछेगा कि क्या वह इस बात से इनकार करता है कि उस रास्ते, नदी, नहर या जगह पर जनता का कोई अधिकार, पब्लिक राइट है, यानी वह कहता है कि यह निजी संपत्ति है, सार्वजनिक नहीं। अगर व्यक्ति सार्वजनिक अधिकार से इनकार करता है तो धारा 177 के तहत आगे बढ़ने से पहले मजिस्ट्रेट को इस बात की जांच करनी होगी कि वाकई कोई सार्वजनिक अधिकार है या नहीं। यदि ऐसी जांच में मजिस्ट्रेट पाता है कि ऐसे इनकार के समर्थन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य, रिलायबल एविडेंस है, तो वह कार्यवाही को तब तक स्थगित, स्टे कर देगा जब तक कि ऐसे अधिकार के अस्तित्व के मामले का फैसला एक सक्षम न्यायालय, कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा नहीं कर लिया जाता, और यदि वह पाता है कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है तो वह धारा 157 में बताए अनुसार कार्यवाही करेगा। सरल शब्दों में, मजिस्ट्रेट की जांच में अगर उसे कोई भरोसेमंद सबूत मिलता है जो व्यक्ति के इस इनकार का समर्थन करता है कि वह जगह सार्वजनिक नहीं है, तो मजिस्ट्रेट भरण पोषण की कार्यवाही को रोक देगा, स्टे। वह तब तक रुका रहेगा जब तक कि किसी सक्षम सिविल न्यायालय जो संपत्ति के अधिकारों का फैसला करता है द्वारा यह तय नहीं कर लिया जाता कि उस जगह पर सार्वजनिक अधिकार है या नहीं। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा कोई भरोसेमंद सबूत नहीं मिलता है, तो वह धारा 177 में बताए अनुसार कार्यवाही करेगा, यानी आदेश को स्थायी करने या उसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। एक व्यक्ति जिसने उपधारा एंड के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर उसमें संदर्भित प्रकृति के सार्वजनिक अधिकार के अस्तित्व से इनकार करने में विफल रहा है, या जिसने ऐसा इनकार करने के बाद भी उसके समर्थन में विश्वसनीय साक्ष्य पेश करने में विफल रहा है, उसे बाद की कार्यवाही में ऐसा कोई इनकार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरल शब्दों में, अगर मजिस्ट्रेट ने उपधारा 1 के तहत किसी व्यक्ति से पूछा कि क्या वह सार्वजनिक अधिकार से इनकार करता है और वह व्यक्ति उस समय इनकार नहीं कर पाया, या अगर उसने इनकार तो किया लेकिन बाद में उसके समर्थन में भरोसेमंद सबूत पेश नहीं कर पाया, तो बाद की किसी भी कार्यवाही में उसे दोबारा यह कहने की अनुमति नहीं मिलेगी कि सार्वजनिक अधिकार नहीं है। इसका मतलब है कि उसे एक मौका मिलता है, अगर वह चूक जाता है तो यह अवसर खो देता है। संक्षेप में, धारा 156 यह सुनिश्चित करती है कि यदि उपद्रव हटाने का मामला सार्वजनिक अधिकार के अस्तित्व पर विवादित होता है तो मजिस्ट्रेट इसकी ठीक से जांच करे। यदि विवाद गंभीर है और विश्वसनीय सबूतों पर आधारित है तो मामला सिविल कोर्ट में जाएगा, लेकिन यदि व्यक्ति सार्वजनिक अधिकार के इनकार को साबित करने में विफल रहता है तो उसे बाद में यह मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिससे अनावश्यक देरी से बचा जा सके और कार्यवाही को आगे बढ़ाया जा सके। धारा 157, जहां धारा 162 के तहत जिस व्यक्ति के खिलाफ आदेश दिया गया है वह कारण बताने के लिए उपस्थित होता है, वहां प्रक्रिया, यह धारा उस प्रक्रिया का वर्णन करती है जब धारा 152 के तहत उपद्रव हटाने का सशर्त आदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने आता है
और उस आदेश के खिलाफ कारण कॉज बताता है कि उसे लागू क्यों नहीं किया जाना चाहिए। एक, यदि धारा 152 के तहत जिस व्यक्ति के खिलाफ आदेश दिया गया है वह उपस्थित होता है और आदेश के खिलाफ कारण बताता है तो मजिस्ट्रेट मामले में साक्ष्य एविडेंस लेगा, जैसे कि समन मामले में। सरल शब्दों में, ओ अगर वह व्यक्ति जिसे धारा 152 के तहत उपद्रव हटाने का सशर्त आदेश मिला है वह मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर होता है, ओ और वह बताता है कि यह आदेश क्यों नहीं लागू होना चाहिए, यानी वह कारण बताता है, ओ तो मजिस्ट्रेट मामले में सबूत, गवाहों के बयान, दस्तावेज आदि लेगा, ठीक वैसे ही जैसे वह समन्स केस में लेता है। समन केस एक न्यायिक प्रक्रिया का प्रकार है जिसमें सबूतों को दर्ज करने के तरीके निर्धारित होते हैं। ये आदेश को स्थायी करना या संशोधित करना, मेकिंग ऑर्डर एब्सोल्यूट और मॉडिफाइंग इट। 2, यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट है कि आदेश या तो जैसा मूल रूप से बनाया गया था या ऐसे संशोधन के अधीन जिसे वह आवश्यक समझता है उचित और सही है, तो आदेश बिना संशोधन के या जैसा भी मामला हो ऐसे संशोधन के साथ स्थायी एब्सोल्यूट हो जाएगा। सरल शब्दों में, ओ सबूत लेने के बाद अगर मजिस्ट्रेट को यकीन हो जाता है ओ की मूल आदेश सही है या उसमें कुछ बदलाव करने के बाद वह सही और उचित होगा, ओ तो मजिस्ट्रेट उस आदेश को स्थायी एब्सोल्यूट कर देगा या तो बिना किसी बदलाव के या उन बदलावों के साथ जो उसने ज़रूरी समझे हैं। ओ स्थायी एब्सोल्यूट होने का मतलब है कि आदेश अब अंतिम है और उसे लागू किया जाएगा। यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट नहीं है, इफ मैजिस्ट्रेट इज नॉट सेटिस्फाइड। 3, यदि मजिस्ट्रेट इस प्रकार संतुष्ट नहीं है तो मामले में कोई और कार्यवाही नहीं की जाएगी, परंतु यह कि इस धारा के तहत कार्यवाही यथासंभव 90 दिनों की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी, जिसे लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से 120 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। सरल शब्दों में, ओ अगर सबूत लेने के बाद मजिस्ट्रेट को यकीन नहीं होता है, ओ यानी उसे यह नहीं लगता कि उपद्रव हटाने का आदेश उचित और सही है, ओ तो मामले में कोई और कार्रवाई नहीं की जाएगी, अर्थात आदेश रद्द हो जाएगा। समय सीमा, टाइम लिमिट, ओ इस धारा के तहत पूरी कार्यवाही, सबूत लेना और फैसला देना जल्द से जल्द 90 दिनों के भीतर पूरी होनी चाहिए। ओ अगर कोई विशेष कारण हो जिसे मजिस्ट्रेट को लिखित में दर्ज करना होगा तो यह अवधि 120 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है। ओ यह प्रावधान कार्यवाही में अनावश्यक देरी को रोकने के लिए है। संक्षेप में, धारा 177 उस प्रक्रिया को नियंत्रित करती है जब उपद्रव के आरोपी व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने अपनी आपत्ति दर्ज कराते हैं। यह मजिस्ट्रेट को साक्ष्य लेने, मामले का मूल्यांकन करने और या तो आदेश को स्थायी करने, संशोधन के साथ या बिना, या उसे रद्द करने की शक्ति देती है। समय सीमा का प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि ऐसे मामले तेजी से निपटाए जाएं ताकि सार्वजनिक शांति और व्यवस्था जल्द से जल्द बहाल हो सके। धारा 168 स्थानीय जांच और विशेषज्ञ की परीक्षा का निर्देश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति। यह धारा मजिस्ट्रेट को धारा 126 सार्वजनिक अधिकार का इनकार और धारा 177 कारण बताने की प्रक्रिया के तहत की जाने वाली जांच के लिए अतिरिक्त जानकारी और स्पष्टता प्राप्त करने की शक्तियां प्रदान करती है। मजिस्ट्रेट धारा 126 या धारा 157 के तहत एक जांच के प्रयोजनों के लिए। सरल शब्दों में, जब मजिस्ट्रेट धारा 136 जहां सार्वजनिक अधिकार से इनकार किया गया हो या धारा 157 जहां व्यक्ति आदेश के खिलाफ कारण बता रहा हो के तहत कोई जांच इंक्वायरी कर रहा हो, तो वह ऐसे व्यक्ति द्वारा स्थानीय जांच लोकल इन्वेस्टिगेशन करने का निर्देश दे सकता है जिसे वह उचित समझे, या ओ किसी ऐसे व्यक्ति को आदेश दे सकता है जो उसे ठीक लगे, जैसे कोई सरकारी अधिकारी, इंजीनियर या कोई अन्य योग्य व्यक्ति, कि वह घटनास्थल पर जाकर स्थानीय जांच लोकल इन्वेस्टिगेशन करे। ओ यह जांच उस जगह की वास्तविक स्थिति, उपद्रव के स्वरूप या सार्वजनिक अधिकार के अस्तित्व जैसे तथ्यों को समझने में मदद करेगी। बी एक विशेषज्ञ एक्सपर्ट को समन कर सकता है और उसकी परीक्षा एग्जामिन कर सकता है। ओ किसी विशेषज्ञ एक्सपर्ट को अदालत में बुला सकता है समन जारी करके।
ओ और उसकी जांच कर सकता है, उससे पूछताछ कर सकता है, ताकि मामले से संबंधित तकनीकी या विशेष ज्ञान प्राप्त किया जा सके। ओ उदाहरण, अगर मामला किसी खतरनाक संरचना का है तो वह किसी सिविल इंजीनियर को बुला सकता है। अगर किसी बीमारी या स्वास्थ्य खतरे का है तो चिकित्सा विशेषज्ञ को। संक्षेप में, धारा 168 मजिस्ट्रेट को उन मामलों में जहां उसे अधिक तथ्यों या तकनीकी जानकारी की आवश्यकता होती है, वहां आवश्यक जानकारी जुटाने के लिए अतिरिक्त शक्तियां प्रदान करती है। यह सुनिश्चित करता है कि मजिस्ट्रेट उपद्रव से संबंधित मामलों में सही और सूचित निर्णय ले सके, खासकर जब जटिल या तकनीकी पहलू शामिल हों। धारा 129 लिखित निर्देश आदि प्रस्तुत करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति। ये धारा उस प्रक्रिया और शक्तियों का वर्णन करती है जब मजिस्ट्रेट धारा 158 के तहत स्थानीय जांच का निर्देश देता है या विशेषज्ञ को बुलाता है। एक, जहां मजिस्ट्रेट धारा 168 के तहत किसी व्यक्ति द्वारा स्थानीय जांच का निर्देश देता है, वहां मजिस्ट्रेट। सरल शब्दों में, जब मजिस्ट्रेट धारा 168 के तहत किसी व्यक्ति को मौके पर जाकर जांच करने का आदेश देता है, स्थानीय जांच, तो वह मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को ऐसे लिखित निर्देश रिटन इंस्ट्रक्शंस प्रदान कर सकता है जो उसके मार्गदर्शन के लिए आवश्यक प्रतीत हों, और उस जांच करने वाले व्यक्ति को लिखित में निर्देश, दिशा निर्देश दे सकता है जो उसे जांच करने में मदद करने के लिए जरूरी लगे, जैसे क्या देखना है, किन बातों पर ध्यान देना है आदि। यह घोषित कर सकता है कि स्थानीय जांच के आवश्यक खर्चों का पूरा या कोई हिस्सा किसके द्वारा भुगतान किया जाएगा, और यह भी तय कर सकता है कि स्थानीय जांच में जितना भी खर्च आएगा वह पूरा खर्च या उसका कोई हिस्सा कौन देगा, जैसे सरकार देगी या जो व्यक्ति उपद्रव कर रहा है वह देगा। इशू जांच रिपोर्ट और खर्च, इंक्वायरी रिपोर्ट एंड एक्सपेंसेस। 2, ऐसे व्यक्ति की रिपोर्ट को मामले में साक्ष्य, एविडेंस के रूप में पढ़ा जा सकता है। सरल शब्दों में, जो व्यक्ति स्थानीय जांच करेगा उसकी तैयार की गई रिपोर्ट को कोर्ट में सबूत के तौर पर माना जाएगा और पढ़ा जा सकता है। 3, जहां मजिस्ट्रेट धारा 128 के तहत एक विशेषज्ञ को समन करता है और उसकी परीक्षा करता है, वहां मजिस्ट्रेट यह निर्देश दे सकता है कि ऐसे समन करने और परीक्षा के खर्चों का भुगतान किसके द्वारा किया जाएगा। सरल शब्दों में, जब मजिस्ट्रेट धारा 158 के तहत किसी विशेषज्ञ को कोर्ट में बुलाता है और उससे पूछताछ करता है, तो मजिस्ट्रेट यह तय कर सकता है कि उस विशेषज्ञ को बुलाने और उसकी पूछताछ में जो भी खर्च आएगा वह कौन देगा, जैसे कौन सा पक्ष उसका भुगतान करेगा। संक्षेप में, धारा 129 मजिस्ट्रेट को स्थानीय जांच और विशेषज्ञ की राय प्राप्त करने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां प्रदान करती है। यह सुनिश्चित करती है कि जांच उचित मार्गदर्शन के साथ हो और उससे प्राप्त जानकारी को कानूनी रूप से मान्य साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सके। साथ ही इन प्रक्रियाओं से जुड़े खर्चों का निर्धारण भी किया जा सके। धारा 160 आदेश स्थायी होने पर प्रक्रिया और अवज्ञा के परिणाम। यह धारा उस प्रक्रिया और परिणामों का वर्णन करती है जब धारा 152 के तहत उपद्रव हटाने का सशर्त आदेश स्थायी एब्सोल्यूट हो जाता है और व्यक्ति उसका पालन करने में विफल रहता है। तो जब धारा 150 या धारा 157 के तहत कोई आदेश स्थायी हो गया है, तो मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को जिसके खिलाफ आदेश दिया गया था उसकी सूचना देगा और उसे आगे यह अपेक्षा करेगा कि वह सूचना में निर्धारित समय के भीतर आदेश द्वारा निर्देशित कार्य को करे और उसे सूचित करेगा कि अवज्ञा के मामले में वह भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 द्वारा प्रदान किए गए दंड के लिए उत्तरदायी होगा। सरल शब्दों में, जब मजिस्ट्रेट का उपद्रव हटाने का आदेश धारा 150 जब व्यक्ति ने न तो पालन किया न कारण बताया, या धारा 157 जब मजिस्ट्रेट कारण बताने से संतुष्ट नहीं हुआ के तहत स्थायी एब्सोल्यूट हो जाता है। तो मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को जिसने आदेश का पालन नहीं किया है उसकी सूचना देगा कि आदेश अब स्थायी हो गया है।
ओ मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को एक निश्चित समय सीमा देगा कि वह आदेश में बताए गए काम को पूरा करे, जैसे उपद्रव हटाना। ओ साथ ही उसे यह भी बताया जाएगा कि अगर उसने इस आदेश का पालन नहीं किया तो उसे भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 233 के तहत सजा मिलेगी, जो लोक सेवक के आदेश की अवज्ञा से संबंधित है, और इसमें जुर्माना या कारावास शामिल है। कार्य का निष्पादन और खर्चों की वसूली, परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट एंड रिकवरी ऑफ कॉस्ट्स। 2, यदि ऐसा कार्य निर्धारित समय के भीतर नहीं किया जाता है तो मजिस्ट्रेट उसे निष्पादित करवा सकता है और उसे निष्पादित करने के खर्चों को या तो अपने आदेश द्वारा हटाई गई किसी भी इमारत, सामान या अन्य संपत्ति की बिक्री से, या ऐसे व्यक्ति की किसी भी अन्य चल संपत्ति की कुर्की और बिक्री से, चाहे वह ऐसे मजिस्ट्रेट के स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर हो या बाहर, वसूल कर सकता है। और यदि ऐसी अन्य संपत्ति ऐसे क्षेत्राधिकार के बाहर है तो आदेश उसके कुर्की और बिक्री को तब प्राधिकृत करेगा जब उस मजिस्ट्रेट द्वारा पृष्ठांकित एंडोर्स्ड किया जाए जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार में कुर्क की जाने वाली संपत्ति पाई जाती है। सरल शब्दों में, वो अगर व्यक्ति तय समय के भीतर काम नहीं करता है, जैसे उपद्रव नहीं हटाता है, ओ तो मजिस्ट्रेट खुद उस काम को करवा सकता है, जैसे किसी एजेंसी या सरकारी विभाग से उपद्रव हटवा सकता है। ओ और उस काम को करवाने में जो भी खर्च आएगा उसे वसूल कर सकता है। वसूली कैसे होगी? या तो उस इमारत, सामान या संपत्ति को बेचकर जिसे मजिस्ट्रेट के आदेश से हटाया गया था, या उस व्यक्ति की किसी भी चल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे वाहन, फर्नीचर, बैंक बैलेंस को कुर्क करके और बेचकर। यह चल संपत्ति मजिस्ट्रेट के अपने अधिकार क्षेत्र में हो सकती है या उसके बाहर भी। अगर संपत्ति मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र के बाहर है तो वसूली का आदेश तब मान्य होगा जब उस मजिस्ट्रेट द्वारा पुष्टि, एंडोर्स्ड किया जाए जिसके अधिकार क्षेत्र में वह संपत्ति है। सद्भावपूर्वक किए गए कार्यों के लिए सुरक्षा, प्रोटेक्शन फॉर एक्ट्स डन इन गुड फेथ। 3, इस धारा के तहत सद्भावपूर्वक इन गुड फेथ किए गए किसी भी कार्य के संबंध में कोई मुकदमा दायर नहीं किया जाएगा। सरल शब्दों में, अगर इस धारा के तहत यानी आदेश को लागू करने या खर्च वसूलने के लिए कोई काम ईमानदारी से और सही इरादे से इन गुड फेथ किया गया है तो उसके खिलाफ कोई कानूनी मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है। यह अधिकारियों और उनके प्रतिनिधियों को उनके कर्तव्य पालन के लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। संक्षेप में, धारा 160 यह सुनिश्चित करती है कि मजिस्ट्रेट द्वारा उपद्रव हटाने का स्थायी आदेश प्रभावी रूप से लागू हो। यह न केवल अवज्ञा करने वाले व्यक्ति को दंडित करने का प्रावधान करती है, बल्कि मजिस्ट्रेट को उपद्रव को सीधे हटाने और उस पर हुए खर्च को दोषी व्यक्ति से वसूल करने की शक्ति भी देती है, चाहे उसकी संपत्ति कहीं भी हो। साथ ही यह सद्भावपूर्वक कार्य करने वाले अधिकारियों को कानूनी मुकदमों से बचाती है।